बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है परसेप्शन यानी कि अदराक। साइकोलॉजी में अदराक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सबसे पहले हम अदराक के बारे में जान लेते हैं, अदराक है क्या। इसकी डेफिनेशन की तरफ जब हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि अदराक से मुराद वकूफ़ हासिल करना है, और वकूफ़ का मतलब है जानना, समझना और पहचानना। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुहिजात को जानने, समझने और पहचानने का जो अमल है वो वकूफ़ कहलाता है। और जब हम किसी शय या मुहीज को जान और पहचान लेते हैं तो दरअसल वही आपका अदराक या परसेप्शन होता है। अदराक जो है वो एक ज़हनी अमल है, ठीक है, और इसके अंदर जो है बहुत सारे मुहिजात, अफराद, वाक़यात या गिरदो पेश के बारे में मालूमात हासिल की जाती है। पलसबरी जो है इसके मुताबिक अदराक जो हैं वो हिस्स और हाफजे का मजमुआ है। यानी कि हिस्स और हाफजे को जमा जब किया जाता है तो वो अदराक के बराबर हो जाता है। तो हम इसकी जामिया तारीफ़ इस तरीके से कर सकते हैं कि किसी शय, फ़र्द या वाक़ये के ज़हनी वकूफ़ का नाम जो है वो अदराक यानी कि परसेप्शन है, जिनकी तश्कील हवास, मुहिजात, हाफजा और ज़ाती कैफ़ियत को शामिल करने से होती है। और जो हिस्सी मालूमात हम लोगों को हासिल होती है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम जो है जब रखते हैं और उसको तशरीह करते हैं तो हमारा परसेप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अदराक में हम अब गेस्टाल्ट के अदराकी कवानीन की जो है बात करते हैं। गेस्टाल्ट अब है क्या? गेस्टाल्ट जो है एक स्कूल ऑफ थॉट है, और इसने जो है वाज़िया किया था कि हम जो है मुहिजात का जब वकूफ़ कर रहे होते हैं तो पहले इनका कुली जायज़ा लेते हैं, यानी कि उसको टोटली इसका जायज़ा लेते हैं और बाद में जो है उसका एनालिसिस करते हैं। यानी कि मुकम्मल जो चीज़ है उसका अदराक करने के बाद ही उसके छोटे छोटे जो हैं हिस्सों के ऊपर या उसके पार्टिकल्स या उसके फंक्शंस पे जो हैं हम तवज्जो देते हैं। जैसे कि जर्मन माहिरीन नफ्सियात कोफका हैं, कोहलर हैं, विर्दहाइमर हैं, गेस्टाल्ट है। तो ये तमाम जो हैं इनका नज़रिया एक ही था कि हमने जब भी किसी चीज़ को परसीव करना है वो एज अ होल करना है, यानी कि कुली तौर पर उसका वो हमने किसी चीज़ का अदराक करना है। तो इन सब का जब ख्यालात एक थे तो उनको एक स्कूल ऑफ थॉट में डाल दिया गया, जिसको गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है। तो इन माहिरीन का कहना है कि फ़र्द जो है अदराक से जब अदराक कर रहा होता है तब वो मुहिजात या अशिया की एक ग्रोहबंदी कर लेता है, ठीक है। और वो जो ग्रोहबंदी होती है वो बसरी अहाते में मौजूद मुख्तलिफ मुहिजात और जो चीज़ें मौजूद होती हैं उस वक्त जो वो देख रहा होता है उनको मुनज़्ज़म करके जो है वो देख रहे होते हैं, ठीक है। और वो कवानीन जिनकी बुनियाद पर मुहिजात की हम ग्रोहबंदी कर रहे होते हैं इसको हम अदराकी तंजीम के कवानीन कहते हैं। तो हम ये कवानीन जो अब पढ़ने जा रहे हैं उसको हम गेस्टाल्ट के अदराकी तंजीम के कवानीन कहते हैं। और इसके आगे क्या टाइप्स हैं ये अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहली किस्म जो है वो है शक्ल अर्स यानी कि फिगर एंड ग्राउंड। अच्छा, अदराक में जब हम शक्ल को अर्ज से अलग करते हैं तो फ़र्द माहौल में मौजूद बहुत सारे मुहिजात से मुतासर होता है, ठीक है। यानी कि माहौल में जो चीज़ें मौजूद होती हैं हम उन तमाम चीज़ों को तो अपने शऊर का हिस्सा नहीं बना सकते। तो क्या होता है कि कुछ अशिया जो है फ़र्द की दिलचस्पी की वजह जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वही हमने चीज़ को देखना है, ठीक है। जैसे कि एक रूम में आप दाखिल होते हैं तो आपकी नज़र एक चीज़ पे पड़ती है और बाकी चीज़ें जो हैं वो गैर वाज़िया हो जाएंगी, मुबहम रह जाती हैं। तो वो शय जो माहौल में वाज़िया होती है जिसे आप नुमाया खसूसियत की वजह से देखते हैं वो फिगर कहलाई जाएगी यानी कि शक्ल, ठीक है। और जो चीज़ माहौल में अहम हैसियत रखती है वो आपके लिए शक्ल बन जाएगी और बाकी तमाम चीज़ें क्या होंगी वो ग्राउंड बन जाएंगी यानी कि अर्ज कहलाई जाएंगी। जैसे कि इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं, जब आपकी पहली नज़र पड़ती है तो आपको हो सकता है एक गुलदान नज़र आए। जब आप दोबारा से गौर करें तो हो सकता है आपको दो चेहरे नज़र आएँ। तो जब आपकी नज़र पहली जगह पे फोकस होगी तो आपको बाकी चीज़ जो है आपकी ग्राउंड बन जाएगी और पहली शक्ल जो है वो आपका शक्ल कहलाई जाएगी, ठीक है। यानी कि फिगर एंड ग्राउंड का ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इसी तरीके से इस डायग्राम में भी आपकी नज़र पड़ते ही दो चेहरे हो सकता है नज़र आए, या हो सकता है आपको एक गुलदान नज़र आए। तो जो चीज़ पे आपकी नज़र पड़ी है पहले वो शक्ल है और बाकी चीज़ जो है वो अर्ज बन गई हैं यानी कि ग्राउंड बन गई हैं। तो ये फिगर एंड ग्राउंड की एक जो है एग्जाम्पल है कि ऐसी अशिया जो मुबहम और गैर वाज़िया हों और कम अहम हों
वो हमारे पस मंज़र में यानी कि ग्राउंड में चली जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कुर्बत। कुर्बत का मतलब ये है कि जो चीज़ें करीब करीब पाई जाएँ। हम लोग बाहर के माहौल में, अपने खारजी आसपास के माहौल में देखते हैं कि जो चीज़ें मौजूद होती हैं और जो करीब करीब होती हैं और मुश्तरक खसूसियात रखती हैं, तो वो अदराक करते वक्त इनके अलग अलग जो हैं वो ग्रोह बना लिए जाते हैं। तो हम लोगों इनको किस तरीके से देखेंगे, एक कुल के तौर पर जो है इनको देखते हैं, एक यूनिट के फॉर्म में इसको देखते हैं सिर्फ कुर्बत की वजह से। ठीक है, जैसे कि अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वाइट कलर के आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं और ब्लू कलर के सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। तो आप जो है, मैं अगर आपसे पूछूंगी ये क्या नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ब्लू कलर के जो है सर्कल्स की एक लाइन है और एक वाइट कलर के सर्कल्स की लाइन है। ठीक है, तो आप उनके बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, दोनों कलर्स के डिफरेंस जो हैं वो आपको समझ में आ रहा है, और आप जो है उनके गुर्बत की वजह से उनका अदराक जो है वो टू कलर्स के बीच में करते जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की, यानी कि मुशाहबत की। जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में मुहिजात की सिमिलैरिटी को देखते हैं तो हम उनको एक ग्रो में शक्ल दे देते हैं। यही ग्रो बंदी जो है वो सिमिलैरिटी या मुशाहबत कहलाती है। ठीक है, अब जिस डायग्राम पे आप देख रहे हैं कि आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं और स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 4 स्क्वायर हैं और बाकी जो हैं आपको सर्कल जो हैं वो आप बता सकते हैं कि 5 जो हैं वो सर्कल जो हैं वो बने हुए हैं। तो इनकी शक्ल की बिना पर और इनकी जो है आप कलर की बिना पर बता सकते हैं कि 6 पिंक कलर के जो हैं सर्कल्स हैं और 3 जो हैं वो पर्पल जो हैं डार्क पर्पल कलर के जो हैं वो सर्कल्स हैं, यानी कि मुशाहबत की बिना पर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्जांपल है जिसमें हम बता सकते हैं कि स्क्वायर की जो हैं वो 4 लाइंस हैं और सर्कल्स की भी 4 लाइंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं असूल मुशाहबत की बिना पर। नेक्स्ट आ जाता है अच्छी शक्ल। कोई चीज़ अच्छी शक्ल में मौजूद हो तो वो माहौल में मौजूद मुहिजात को अच्छे तरीके से अंदाज करने, मजबूत अंदाज में जो है हम उसको मुनज़्ज़म कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मुहिजात की खसूसियात की बिना पर जो है एक उम्दा शक्ल बना लेते हैं ताकि वाज़िया तौर पर अदराक पैदा हो। जब चीज़ों का अदराक अच्छा पैदा होगा तो उसको हम अच्छी शक्ल का असूल कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हमें पता है कि जो है ट्रायंगल जो है वो है, सर्कल है और जो है स्क्वायर है, तो ये एक दूसरे के ऊपर भी ओवरलैप होंगी, लेकिन जब हमें इसकी शक्ल वाज़िया तौर पर नज़र आ रही होगी तो हम इसका जो है परसेप्शन या अदराक जो है वो बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है उम्दा तसलसल, यानी कि कंटिन्यूटी जो है वो किस तरीके से कायम रहती है, कि इस असूल के तहत जिसकी मदद से जो है फ़र्द यकसा फितरत और यकसा रुख वाली तस्वीर को अर्ज़ और शक्ल के हवाले से जो है मुनज़्ज़म कर लेता है, उसको हम जो है उम्दा तसलसल कहते हैं। यूजुअली जो है हम मुसलसल चीज़ें जो होती हैं उनको हम शक्ल बना लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में रेड कलर के जो हैं सर्कल्स, इनकी एक लाइन है और एक ग्रे कलर की जो हैं सर्कल्स उनकी अलग से लाइन है, जो कि एक तसलसल की वजह से हमें बेहतर तौर पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल इसी डायग्राम में भी आप देख सकते हैं रेड सर्कल और ब्लैक सर्कल्स जो हैं वो जहाँ जहाँ पर बन रहे हैं वहाँ वहाँ पे जो है एक कंटिन्यूटी, एक तसलसल जो है वो बरकरार है। नेक्स्ट आ जाता है तकमील का रुझान। इस असूल के तहत जो है थोड़ी बहुत जो अधूरी शक्ल होती है इनका अदराक जो है मुकम्मल सूरत के तौर पर किया जा सकता है। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नामुकम्मल मुरब्बा शक्ल है या नामुकम्मल दायरा। इसको देखने के आप फ़ौरन बात खुद ही इसको जो है तकमील का रुझान आपके अंदर पाया जाता है और ख़ुद ही इन्हें जो है आप कंप्लीट कर लेते हैं कि ये जो है कौन कौन सी अशकाल हैं। जबकि एक बच्चे को जब आप देंगे तब उसको बिल्कुल पता चलेगा जब तक वो इसके ऊपर ट्रेस नहीं कर लेगा। आप देखते हैं कि बच्चों की ट्रेसिंग बुक्स होती हैं जिनके ऊपर वो ट्रेस करते हैं, देन उनको पता चलता है कि वो क्या शक्ल बन गई है और फिर वो उसका अदराक सही कर सकते हैं। जैसे कि एक नामुकम्मल अधूरी सी एक तस्वीर है, लेकिन इसका परसेप्शन एक जो है पढ़ा लिखा इंसान इल्म और अपने तजर्बे की बिना पर इसको फ़ौरन से इसको परसेप्शन इसकी कर लेगा, जबकि बच्चे को इसके ऊपर पेंसिल फेरने के बाद उसे पता चलेगा ये डायग्राम किस चीज़ की है। बिल्कुल ऐसे ही इसको जब तक बच्चा कंप्लीट नहीं करेगा देन उसको वो परसीव अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। इसके बाद आ जाता है मज़र हवाला। अब मज़र हवाला क्या है कि अदराक में जो हमारी सोच और ख़यालात के हवाले जो हैं वो मौजूद होते हैं
اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ہی نقطہ نظر سے ہر چیز کو دیکھتا ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ہو، کوئی افسر ہو، کوئی کنزیومر ہو، کوئی کارخانے میں کام کرنے والا ہو، ہر انسان نے جو ہے اپنے ہی نقطہ نظر، اپنے ہی زاویے سے جو ہیں وہ ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھنا ہے. تو اس کو ہم جو ہیں فریم آف ریفرنس کانٹیکٹ کرتے ہیں، یعنی کانسیپٹ ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ کس حوالے سے کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ اگزامپل میں دیتی ہوں کہ 2 طالب علم ہوں، ان کے نمبر برابر ہوں، تب بھی جو ہے ان کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہوگا. لائک اور نہ لائک طلبہ کا جو ہے رد عمل رزلٹ پر اس لیے مختلف ہوتا ہے کہ جو اول پوزیشن جو لینے والا بچہ ہوتا ہے وہ دوسری پوزیشن آنے پر جو ہے افسردہ ہوتا ہے اکثر، مگر جو رائتی نمبر لے کر پاس ہونے والے طالب علموں وہ تو شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہم فیل ہونے سے تو کم از کم بچ گئے. تو ہر ایک کا ڈفرینس رسپانس ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیاق و سباق کی. سیاق و سباق یا محل وقوع سے بھی جو ہے ہمارا ادراک متاثر ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو صرف سیاق و سباق ہے اس کی وجہ سے ہی جو ہے ایک جیسی اشیاء اور ایک جیسی چیزیں ہمیں ویسی نہیں نظر آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام میں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو تصویر میں جو ہے بائیں طرف سے دائیں طرف دیکھتے وقت جو ہے پہلی قطار کی آخری تصویر اور دوسری قطار کی، یعنی کہ دوسری قطار کی جو ہے آخری تصویر محض جو ہے ہمیں کانٹیکسٹ کی وجہ سے جو ہے ڈفرینٹ نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ چہرے کو دیکھنے کے بعد ایک ایک چہرے کو آپ ذرا غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم اینڈ پہ پہنچیں گے تب بھی ہمیں وہ ایک چہرہ ہی نظر آئے گا، انسانی چہرہ. لیکن جب ہم جانور دیکھتے ہیں ایک ایک کو تھوڑا سا ٹائم لگا کے، دین ہمیں آخر میں ایک ظاہری بات ہے ایک کانٹیکٹ چل رہا ہے، ایک سیاق و سباق چل رہا ہے، جانوروں کی لائن ہے، تو اینڈ پہ بھی ہمیں جو ہے وہ جو شکل ہے وہ ہمیں چوہے کی نظر آئے گی. حالانکہ اوپر والی تصویر اور نیچے والی تصویر کو آپ جب دیکھیں گے تو ایک ہی طرح کی تصویر ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ کہ وہ ایک مین جو ہے وہ پچھلی تصویر میں آپ کو آدمی لگ رہا تھا، لیکن جب ہم نے جانوروں کا ایک کانٹیکس دیکھنا شروع کیا تو وہ ہمیں ریٹ لگنے لگ گیا. ٹھیک ہے، یہ سیاق و سباق ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں مہیج کی خصوصیات کی. ہمارے مہیجات کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ادراک جو ہیں وہ خارجی طور پر متاثر ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ادراک کو متاثر کرنے والے عوامل ہیں وہ معروضی قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ جو مہیج ہے ہماری توجہ میں آتا ہے، ہم اسی کا ادراک جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. مہیجات کی خصوصیات میں سب سے پہلے وسعت آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں، ایسے مہیجات جو کشادہ ہوں، زیادہ جگہ گھیرتے ہوں، ان کا ادراک جلد کر لیا جاتا ہے. جیسے کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ان کی طرف توجہ جو ہے آپ کی فوراً چلی جاتی ہے. بڑے بڑے پلانٹس ہو سکتے ہیں، دروازے ہو سکتے ہیں. تو اس طریقے کی جو ہیں وسعت میں جو چیز زیادہ ہوگی ان کی طرف ہمارا ادراک جلدی ہو جاتا ہے. دین آ جاتا ہے شدت. مہیج جتنی قوت سے جو ہے فرد پر اثر انداز ہوگا اتنا ہی جلد اس کا ادراک ہم کر سکتے ہیں. جیسے کہ بہت زیادہ ڈارک لائٹس، روشنی، بہت زیادہ روشنیاں، تو شدت کی وجہ سے جو ہے ادراک ہمارا جلدی ہو جائے گا اس چیز کی طرف. دین ہم بات کرتے ہیں حرکت کی، یعنی کہ موومنٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ ساکن مہیجات کے درمیان میں اگر کوئی مہیج حرکت کرنے لگے تو ہم اس کا ادراک فوراً اور جلدی کر لیتے ہیں، کیونکہ حرکت کرتی ہوئی جو چیز ہے وہ حرکت کرنے کی وجہ سے جو ہے آپ کو جلدی جو ہے پرسیپشن کے لیے تیار کرتی ہے اور آپ کو ادراک اس چیز کا جلدی ہونے لگ جاتا ہے. اب آ جاتا ہے جسامت، یعنی کہ سائز. اب جو اشیاء کا حجم ہوتا ہے اگر غیر معمولی ہو، یعنی بہت بڑا ہو یا بہت چھوٹا، تو بھی جو ہے ادراک کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. مختلف جو جسامت کے مہیجات ہوتے ہیں ان کا ادراک کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں محل وقوع کی، یعنی کہ لوکیشن کی، کہ مختلف اشیاء، حالات یا واقعات کا محل وقوع ادراک کے لیے اہم ہوتا ہے ایک تو. اور جو اشیاء واضح بصارت کے احاطے میں آتی ہیں ان کا ادراک ہم جلدی کر لیتے ہیں. جیسے کہ ہم اگزامپل لیتے ہیں اخبار کے اوپر جو اشتہارات ہوتے ہیں ان کی، کہ جو پہلے پیج کے اوپر یا آخر والے پیج کے اوپر جو ہیں اشتہارات ہوتے ہیں اخبار کے اوپر، ان کا ادراک جلد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا محل وقوع ہے. تو ادراک میں جو ہے سیاق و سباق جو ہیں
ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، ان کی اہمیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں تضاد کی، یعنی کہ کنٹراسٹ کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول میں جو ہیں متضاد چیزیں موجود ہوتی ہیں، مہیجات، ان جو کنٹراسٹ میں چیزیں ہیں ان کا ادراک جلدی کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے کہ دو چیزیں اگر پڑی ہوں، ایک چھوٹی ایک بڑی، تو بڑی چیز پہ جلدی توجہ جو ہے ہماری چلی جائے گی۔ اگر تمام چیزیں جو ہیں جیسے کہ یہاں پہ امبریلاز بالکل ساری بلیک ہیں اور ایک یلو ہے، تو یہ کنٹراسٹ کی وجہ سے جو ہے فوراً سے ہماری اٹینشن جو ہے یلو امبریلا کے اوپر چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے تمام بلب جو ہیں وہ بجھے ہوئے ہوں اور ایک بلب روشن ہو، تو یہ بھی ہماری توجہ کا مرکز جو ہے یا ادراک کی توجہ ہماری ہو سکتی ہے سائٹ پہ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تغیر یا چینج کی۔ اگر ہمارے ماحول میں اچانک تبدیلی ہو اور وہ فوراً قابل اعتبار ہو، قابل قبول ہو، تو وہ ادراک کا نشان بن جاتی ہے۔ جیسے کہ اچانک سے بادل آ جائیں، یا پھر جو ہے ڈھول کی آواز جو ہے فوراً سے بجنا شروع ہو جائے، تو یہ اس قسم کا جو ہے ماحولی تغیر جو ہے وہ اگر ہو تو ان سب کا ادراک جو ہے وہ آسانی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں یونیکنس کی، یعنی کہ نرالے پن کی۔ ایسے واقعات جو کبھی کبھار رونما ہوں، ایسے انوکھے نرالے مہجات جو کہ ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہیں ہمارے ماحول میں تغیر پذیر ہوں، نرالے ہوں، یونیک ہوں، ڈیفرنٹ ہوں، ان کا ادراک بھی جو ہے وہ جلدی کر لیا جاتا ہے۔ آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ٹاپک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی کوشچن ہو تو پلیز کمنٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔